आज मैं आपको एससीपी फाउंडेशन की दो स्टोरीज सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप एससीपी फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप जल्दी से राज वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस साल के ख़त्म होने से पहले हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। एक बूढ़ी औरत ने अपने बगीचे के साथ अकेलापन झेला। वो वहाँ उगने वाली चीज़ों को देखती हुई गुनगुनाती और झपकी लेती। उसे अपनी हर एक फसल से लगाव था, छोटे अंकुरित सुइयों से लेकर कठोर डंठल वालों तक जो ज़मीन के ऊपर की ओर तने हुए थे। वे दिन में सफ़ेद चमकते थे और रात में इस घर में बड़े से जबड़े में लगे दांतों की तरह चमकते थे। वो बूढ़ी औरत कई सालों से अकेली ही रह रही थी। अगर उसका परिवार होता तो ये घर उसके लिए छोटा होता, लेकिन क्योंकि वो अकेली थी तो ये परफेक्ट साइज का था। उसने घर को चीज़ों से भर दिया था, मूर्तियाँ, नेशनल ज्योग्राफिक्स की मैगजीन्स, दर्जनों बिल्लियों के लिए कूड़े के डिब्बे, बिल्लियाँ जो आई और चली गई। उसने अपने पति को सालों पहले खो दिया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक पुरानी कॉफ़ी कैन में रखे हज़ारों डॉलर्स के। बूढ़ी औरत कूपन्स जमा करती और डिस्काउंट स्टोर से शॉपिंग किया करती थी। उसने अपने बचे हुए अखबार और शॉपिंग बैग को मोड़कर उनका ढेर फर्श से छत तक लगा रखा था। बूढ़ी औरत ने अपने बगीचे में हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं उगाया। उसने कभी और कुछ रोपने की कोशिश ही नहीं की। वो नहीं जानती थी कि नॉर्मल चीज़ें उसकी मिट्टी में उग सकती है या नहीं, और उसने इसके बारे में भी कभी नहीं सोचा। उसने कभी भी कहीं और हड्डियों को लगाने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसे ये भी पता नहीं था कि उसका घर स्पेशल था या ये उसका टैलेंट था। ये सब एक इत्तेफाक से शुरू हुआ। जब उसकी बिल्ली ऑसिरिस मरी तो उसने उसे अपने ही बगीचे में दफना दिया, इससे पहले कि वो पूरी तरह ठंडी होती। करीब 2 हफ्तों बाद उसने ये नोटिस किया कि उस जगह पर एक सिल्वर अंडे के खोल जैसा सफ़ेद और पिन की तरह नुकीला निकला हुआ था। वो नहीं जानती थी कि क्या किया जाए, तो उसने वहाँ प्लांट फूड डाला और रोज़ उसे पानी देने लगी। हफ्तों बाद वो सिल्वर बड़ा हो गया और आखिरकार उसके सिरे पे एक गुलाबी कैप आ गई। बुढ़िया को लगा कि इस कैप से फूल निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक जॉइंट के शेप में आ गया। उस जॉइंट से एक और हड्डी निकली और कुछ हफ्तों बाद वो एक बिल्ली की बाह बन गई। इस हड्डियों के ढांचे को आसानी से पहचाना जा सकता था कि ये किसी बिल्ली का ढांचा है। इस ढांचे से निकले पंजे ज़मीन को जकड़े हुए थे। वो इसकी देखभाल अपने पालतू जानवरों की तरह करने लगी। वो दिन रात यहीं बैठती रहती और उस ढांचे को सहलाते हुए गुनगुनाया करती थी, ताकि उसे ये पता लगता रहे कि वो अकेली नहीं है। जब वो आम बड़ी हो रही थी तो उस दौरान बुढ़िया ने कई सारी दूसरी हड्डियां भी वहां लगा के देखी थी, जिनमें मुर्गी की हड्डियां, चूहे की हड्डियां जो बिल्लियां लाया करती थी, और उन परिंदों की हड्डियां जो सड़क के किनारे पड़े सड़ रहे थे। यहाँ तक कि उसने छोटी हिरन की हड्डियां भी लगाई जो उसे सड़क किनारे मिली थी। इनमें से कुछ उगी थी, लेकिन जैसे ऑसिरिस की उगी थी वैसी कोई नहीं उगी। उसने वहाँ खून और बालों के गुच्छे भी ज़मीन में डाले और स्टोर से ख़रीदे मांस को भी वहाँ डाला। उस मिट्टी में उसने चिकन का शोरबा और गाजर के रस और कच्चे अंडे जैसी चीज़ें भी डाली, लेकिन ज़्यादातर फसलें सड़ी दांतों की तरह पीली हो गई और ज़्यादातर जड़ें ख़राब होकर सूख गई। ऑसिरिस और ज़्यादा सेहतमंद होती गई। एक दिन उसने वो बाह को हिलते हुए देखा। वो बाह उस मछली की तरफ बढ़ रही थी जिसे उसने वहाँ छोड़ा था।
बुढ़िया ने जल्दी से वहाँ की मिट्टी खोद डाली। बिल्ली ने अपने जिस्म को झटका, उसके बालों में मिट्टी लगी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। जब उसने जमाई ली तो बुढ़िया ने देखा कि उसके दांत ग्रेनाइट के थे। वो बुढ़िया जानती थी कि ये उसकी पहले वाली ओसिरिस नहीं है, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत थी। उसने उसे अंदर ले लिया। वो बुढ़िया के साथ सोती थी। वो ओसिरिस की तरह गर्म नहीं थी, ना ही वो उसकी तरह आवाज़ें करती थी, लेकिन बुढ़िया बस ये जानती थी कि वो उसकी है। वो बुढ़िया के लिए तोहफे लाती, जिसमें चूहे, रकून और कभी कभी कुत्ते भी शामिल होते, जिन्हें वो घसीट कर लाया करती थी। लेकिन बुढ़िया ने उन्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बड़े हुए और उन्हें पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ था, तब वो जाने क्या करेंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत के लिए खुद का ध्यान रखना मुश्किल होता गया। वो भूलने लगी कि कौन सी फसल लंबे समय से वहाँ है, कौन सी फसल को वो जिंदा कर सकती है, कौन सी फसल को खोद कर निकालना है और अपने घर में लाना है। आखिरकार वो याद नहीं रखने लगी और इन सब के बारे में कंफ्यूज्ड होने लगी। सारा बगीचा गड्ढों और मिट्टी से भर गया। आखिर उसने देखा कि खुद से निकल रहा है। वो एक चमगादड़ थी जो उसे याद नहीं कि उसने कब वहाँ लगाई थी। वो जानती थी कि उसे मदद की ज़रूरत है। एक बूढ़ी औरत को अपनी ज़िंदगी अकेले में नहीं काटनी चाहिए। उसने इसके बारे में लंबे समय से सोचा था। जो उसे चाहिए था उसको पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन बुढ़िया अकेली थी और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था। उसने एक हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी में घुसने का सोचा, लेकिन इससे पहले उसने कोई भी कानून नहीं तोड़ा था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। बुढ़िया ने अपनी पुरानी सी कार में बैठकर तन्हा रोड पे चलने लगी। अनगिनत मील चलने के बाद उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। ये रात का समय था और उसने देखा कि एक पिकअप ट्रक उल्टा पड़ा हुआ है, एक छोटे से गड्ढे के दर्रे में। बुढ़िया ने अपनी कार रोकी और ध्यान से उस मलबे की ओर बढ़ी। उसके अंदर उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। एक नौजवान आदमी उल्टा लटका हुआ था और खून उसके चेहरे से बह रहा था। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे वो हल्की नींद में सोया हुआ हो। उससे वहाँ से निकालना मुश्किल था, लेकिन बुढ़िया ने अपनी गार्डनिंग की कैंची से उसकी सीट बेल्ट काटी और उसे घसीटते हुए अपनी कार तक ले गई और मुश्किल से उसे सीट पर चढ़ाया। उसे ये डर भी लगा हुआ था कि कहीं उसे कोई देख ना ले और उसे इसके लिए जेल ना जाना पड़े। उसने उसे अपने घर में पीछे वाले हिस्से में गाड़ दिया और मिट्टी को मांस, टोमेटो जूस और बेकन से भर दिया। कभी कभार उस पे वो बियर भी डाल दिया करती थी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक आदमी को बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। उसने एक रेडियो भी लाया और उसके लिए म्यूज़िक बजाने लगी। वो साथ में गाया भी करती थी। रात में वो उसके हड्डियों से भरे हाथ को पकड़ती और उसे ये पता था कि अब एकांत के दिन ख़त्म हो गए हैं। बुढ़िया ने अपने घर को साफ किया और ट्रक बुलवाकर मैगजीन्स और शॉपिंग बैग्स को भी हटवा दिया। उसने कारपेट से बिल्ली की बदबू हटाने के लिए क्लीनिंग की मशीन भी खरीदी। जिस रात उसका नया हस्बैंड ज़मीन से निकलने वाला था, वो वहाँ खड़ी थी उसके इंतज़ार में। उसने बाहर निकलने में उसकी मदद की और उस पे लगी मिट्टी को हटाई। उसने उसकी सूखी सफ़ेद आंखों को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले गई। उसने उसे खाली घर दिखाया जो अच्छा था लेकिन थोड़ा छोटा था। वो उसे हॉल से होते हुए बेडरूम तक ले गई और बताया ये घर किस तरह सजाना चाहिए और इसे घर बनाने के लिए उन्हें बच्चे भी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी बेटी मेरी वाइफ के पिछले रिलेशनशिप से है। मैं उसकी ज़िंदगी में तब से हूँ जब से वो 1 साल या शायद उससे भी कम की थी।
आप उससे या मुझसे किसी से भी पूछ लें, मैं ही उसका डैडी हूँ। खैर, वह हर हफ्ते अपने बायोलॉजिकल डैड, जिसका नाम एडी था, उससे मिलने जाया करती थी। हम उसे छोड़ने उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि एडी के पेरेंट्स के घर जाया करते थे और कभी कभार वहाँ बैठकर एडी के बाप पॉल से भी बात कर लिया करते थे। एडी के डैड पॉल एक दिलचस्प आदमी हैं। उन्होंने वियतनाम वार लड़ी थी। वो काफ़ी बड़े चौड़े आदमी हैं। वो देखने में इतने सख्त लगते हैं कि दूसरे ही लम्हे आपका चेहरा नोच लेंगे, लेकिन उनका दिल रसगुल्ले की तरह नरम है। दरअसल हाल ही में हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वाइट नॉइज़ थी और इसी से हमारा बातों का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन पे चला गया। ऐसी आवाज़ों को रिकॉर्ड करना उत्सुकता से भरा और काफ़ी क्रीपी भी था। पॉल खामोश था लेकिन हमारी बातें सुन रहा था। तभी उसकी वाइफ आई और उसने हमारी कन्वर्सेशन ज्वाइन की। पॉल की वाइफ ने बताया कि उस हॉन्टेड हाउस के सामने से जा रही रूट पर कई बार एक शॉवेल के घसीटने की आवाज़ें सुने जा सकती है। वही शॉवेल की आवाज़ें जिससे किसान मरने से पहले खेत की मिट्टी कुरेदा करता था। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, पॉल ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो गया और एक छोटा सा टेप प्लेयर उठाकर लाया और उसे कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि काफ़ी सालों पहले उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। पॉल ने कहा कि उसका भाई बिल उसकी माँ का ख्याल रख रहा था, लेकिन आखिरकार उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। जब वो मरी, ये दोनों भाइयों के लिए एक बेहद ही दुखद घटना थी, लेकिन उन्हें उसका कफन दफन करना ही था। उसका अंतिम संस्कार ठीक ठाक ही हुआ था। हालांकि बारिश और घने बादल भी छाए हुए थे और पहाड़ काले बादलों के बीच काफ़ी तन्हा लग रहे थे। मातम में आने वाले लोग जब गए तो ठंडे कीचड़ से भरे और ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। उस रात काफ़ी भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से झाड़ अपनी जगह से उखड़ गए थे और इलाके के अच्छे खासे पोर्शन की पावर चली गई थी, जिसमें पॉल का घर भी शामिल था। उन्होंने वो रात कैंडल जलाकर बारिश और तूफान की आवाज़ें सुनते हुए खिड़की के पास बिताई। अगली सुबह पॉल फ़ोन की आवाज़ से जागा, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया था। दूसरी तरफ बिल था, जो उसे जल्दी से वहां आने के लिए कह रहा था। पॉल ने उससे पूछा भी कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन बिल ने बस इतना कहा कि जितना जल्दी हो सके वहां आ जाओ। पॉल ने जल्दी से ड्रेस पहना और वहां के लिए निकल गया। बिल घर के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जल्दी से पॉल को तकरीबन खींचते हुए अंदर ले गया और उससे पूछा कि क्या उसे कल रात कोई फ़ोन आया था। पॉल ने कहा नहीं, क्योंकि पिछली रात उसके फ़ोन लाइन पर एक पेड़ आकर गिर गया था और सुबह ही उनकी फ़ोन सर्विस ठीक हुई है। बिल ने कहा, फ्यूनरल के बाद वो यूं ही इधर उधर गाड़ी दौड़ाता रहा और चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता रहा, और जब मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया तो वो वापस अपने घर पर लौट आया। वो घर के सामने पहुंचा ही था कि उसे अंदर फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी। बिल जैसे ही अंदर गया तो उसे बीप की आवाज़ सुनाई दी, यानी फ़ोन करने वाले ने उसके लिए कोई ऑडियो मैसेज भेजा था। लेकिन तभी पावर चली गई और फिर वो उस मैसेज को सुबह ही सुन पाया, और जैसे ही उसने वो सुना, उसने पॉल को कॉल लगाया। पॉल ने कॉफ़ी टेबल पर पड़े कैसेट प्लेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो टेप है जिसके अंदर उस मशीन की रिकॉर्डिंग है। बिल ने मुझे नहीं बताया कि मैसेज क्या था, बल्कि वो चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि मैसेज क्या है और उसने क्या सुना। ये कहकर पॉल ने मुस्कुराते हुए प्ले बटन को दबा दिया। हम टेप की तरफ झुके और सुनने लगे। ये एक स्मूथ स्टैटिक की आवाज़ शुरू हो गई। करीब 20 सेकंड बाद एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। इसे बताना मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी थिक थी, मानो पानी किसी छोटी सी जगह से निकल रहा हो, जैसे कोई
पाइप या कोई ड्रेन सिस्टम से। इसमें बुलबुले उठने की आवाज़ भी थी जो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। ये सब तकरीबन 8 सेकंड तक चलता रहा और उसके बाद अचानक ही किसी के हाँफने की आवाज़ सुनाई दी। वो काफ़ी तनावपूर्ण आवाज़ थी, जैसे कोई मीलों दौड़कर आ रहा हो और हाँफते हुए बोलने की कोशिश कर रहा हो, जबकि उसके मुंह में पानी भी हो। कुछ तनावपूर्ण लम्हों के बाद और काफ़ी सारी हिस की आवाज़ के बाद किसी के दांत गड़ाते हुए आवाज़ आई, बहुत ठंडा। फिर थोड़ी देर तक वहीं गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और फिर टेप ख़त्म हो गई। मैंने पॉल की तरफ देखा और उससे पूछा, ये क्या था? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी यही पूछा था। उन्होंने उसे 3 बार सुना ताकि उन्हें पक्के तौर पर पता चले कि वो क्या सुन रहे हैं। ये उस टेप की विचित्रता नहीं थी जिसने उन्हें इतना परेशान कर रखा था कि वो सुबह ही सुबह 8 बजे शराब की तलाश में निकल गए। ये थी उस आवाज़ की पहचान। पॉल तब भी कहता था और अब भी कहता है कि वो खुदा की, अपने बच्चों की और सभी चीज़ें जो उसके पास है, सब की कसम खाकर ये कहता है कि वो आवाज़ उसकी माँ की थी। वो इस हादसे से हिले हुए थे और पॉल कुछ देर बाद वहाँ से अपने घर के लिए चला गया। घर पहुँचने के बाद उसे भी एक कॉल आया। पॉल उस कॉल की आवाज़ को सुनकर नर्वस था, लेकिन जब पॉल ने फ़ोन उठाया तो वो फ्यूनरल होम वालों की तरफ से था। उन्होंने उसे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि उसकी माँ की कब्र पे की मिट्टी बाढ़ की वजह से बह गई है और उसका कैस्केट दिख रहा है, लेकिन कैस्केट वाटरप्रूफ है, तो वो उसे दोबारा दफन कर देंगे और फ्री ऑफ चार्ज। पॉल ने उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ सोचते हुए उनसे पूछा, क्या आपको पक्का यकीन है कि कॉफिन वाटरप्रूफ है? उन्होंने कहा कि वो देखने जा रहे हैं कि अगर कोई वाटर डैमेज हुआ है या नहीं, लेकिन देखने से ऐसे ही लगता है कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये बस ऊपर की ही कोई मिट्टी थी जो हट गई थी, कोई सीरियस बात नहीं थी। आगे की बातचीत में पॉल बस हामी भरता रहा और फ्यूनरल डायरेक्टर उससे माफ़ी मांगता रहा। पॉल वहाँ बैठकर सोच रहा, क्या सच में वो ताबूत वाटरप्रूफ था? कैसा लगे जब आप एक ताबूत में बंद हो और धीरे धीरे डूब रहे हो और ऊपर से कीचड़ भी आपके ऊपर हो। और क्या हो अगर आप पूरी तरह से मरे भी ना हो और आप वो ठंड को महसूस कर सकते हो? क्या आप ऐसे में किसी को मदद के लिए कॉल नहीं लगाओगे? तभी मेरी बेटी आ गई और हम अपने घर के लिए निकल पड़े। हालांकि मैं अब भी उस टेप को सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब था। वो आवाज़ शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। वो गड़गड़ाहट की आवाज़, वो हिस की आवाज़ और फिर वो दांतों के कपकपाने की आवाज़। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशन दें। और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अब स्क्रीन पर आ रहे कुछ वीडियोस जिनमें आपको दिलचस्पी हो सकती है तो वो भी चेक करें।